ऑलराइट गाइस, लेट्स डू इट। OnePlus 15R एकदम डिटेल रिव्यू देने वाले हैं। हमने सोचा सीधा रिव्यू करते हैं और बहुत सारी चीज़ें एकदम टेक्नोलॉजी स्टाइल में आपको बताएंगे। आज की वीडियो में हम डेफिनेटली OnePlus 13R से भी काफ़ी सारी चीज़ों को कंपेयर करके आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली 15R कितने अपग्रेड्स और कितने डाउनग्रेड्स लेके आया, और एंड में बताएंगे कि ये फ़ोन जस्टिस करता है अपनी प्राइस के हिसाब से या नहीं। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, प्राइस हाइक हो रहा है, इससे बुरा हाल होने वाला है। ये तो फिर भी ठीक प्राइस पर आया, 2026 खतरनाक होने वाला है। सबसे पहले अगर डिस्प्ले की बात करते हैं, देखिए फ्लैट डिस्प्ले के साथ आता है, वैसे ही OnePlus 13R हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर सरप्राइजिंगली बेजल्स को लेकर दो राय है। अगर बेजल्स नीचे के देखते, चिन्ह देखते, तो ये थोड़ा सा कम है कंपेयर टू 13R के, लेकिन बहुत गौर से देखेंगे ना तो पता चलेगा। लेकिन इसके जो साइड बेजल्स है लेफ्ट और राइट के, वो थोड़े से ज्यादा है कंपेयर टू 13R के, तो ये एक डिफरेंस मैंने नोटिस किया था। बाकी 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट यहाँ पर है, 13R में 120 हर्ट्ज था। लिटरली जब आप साइड में फोन को रख के स्वाइप्स करते हैं, ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये बहुत मिली सेकेंड्स और ऐसी चीजों की बात हो जाती है, ठीक है। और हाँ, लेकिन याद रहे 13R जो था वो LTPO डिस्प्ले था। यहाँ पर कॉस्ट कटिंग करके LTPS वाली डिस्प्ले दे दी है, विच इज कंप्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल। अगर 165 की जगह 120 देके LTPO देते तो आई थिंक वो ज़्यादा सेंस बनता था, जैसे कि उन्होंने OnePlus 13R में किया था। बाकी 1.5 के रेजोल्यूशन आपको वैसे मिलता है, और ये साइज थोड़ी सी बड़ी है 13R से, 6.83 इंच की आपको मिलती है। जहां पर उसके अलावा इसमें जो हाई ब्राइटनेस मोड है वो 1800 निट्स का है, 13R का 1600 था, और इसका जो पीक ब्राइटनेस है वो 3600 का है, जबकि 13R में ज्यादा था, 4500 निट्स का है। अब दोनों के डिस्प्ले को हमने साइड बाय साइड चेक किया, ये दोनों ही इक्वली ब्राइट लगते हैं, बट कुछ सिनेरियोस में OnePlus 13R हमें थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट लगा था। और इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी वैसे हमने देखा इस फोन की काफी अच्छी है, विविंग एंगल्स वगैरह सब कुछ अच्छे है। डिस्प्ले पे अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो वही सेम यूज किया है जो 13R में किया था, गोरिल्ला ग्लास 7i। बाकी स्क्रीन के रेजोल्यूशन के लिए दो ऑप्शंस आपको सेटिंग्स में दिए हैं, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। और हाँ, ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट भी है, लेकिन हाँ, ये 120 पर कैप रहता है। आपको तो पता ही है, बहुत सारे ऐप्स 120 हर्ट्ज सपोर्ट करते हैं, अपार्ट फ्रॉम कॉल ऑफ ड्यूटी जो 165 पर नेटिवली जाता है। उसके अलावा आपको नेटफ्लिक्स, डॉल्बी विजन, स्पेशल ऑडियो है, यूट्यूब पर आपको HDR वगैरह मिलता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई। ओवरऑल दोस्तों, हाँ, कमियां अच्छाइयां मिलाकर बोलूं तो जितना हमने एक्सपीरियंस किया है डिस्प्ले में, उसके अलावा वो सब कुछ अच्छा है। सॉफ्टवेयर के लिए अच्छी बात यह है कि ऑक्सीजनOS 16 एंड्रॉइड 16 के साथ ये आउट ऑफ द बॉक्स आता है। उसके ऊपर आपको 4 साल के अपडेट्स यहाँ पर मिल रहे हैं, सिक्योरिटी पैचेस तो 6 साल के दे रहे हैं। हाँ, लेकिन प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स काफ़ी है, जिसको हम ब्लोटवेयर्स बोलते हैं, जो जनरली मेरे हिसाब से मतलब होना ही नहीं चाहिए। अगर अपर मिड प्रीमियम कैटेगरी के जो फोन्स होते हैं उनमें पता नहीं क्यों ये ब्रांड करती है। एनीवेज, खैर, उसके अलावा लॉक स्क्रीन पे मैगजीन पहले से ही डिजेबल था, तो उसको टर्न ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर एंड्रॉइड 16 के साथ जो 15R है, इसमें स्टॉक डायलर मिलता है। तो अगर आपको स्टॉक डायलर का मज़ा लेना है, कॉल रिकॉर्डिंग करना है बिना बीप के या बिना कुछ नोटिफिकेशन के, तो वो आप कर सकते हैं। जबकि अनफॉर्चुनेटली 13R में भी हमने देखा एंड्रॉइड 16 आया, लेकिन उसमें गूगल डायलर ही है, उसमें स्टॉक नहीं है, तो वहाँ पर एक गड़बड़ी है। उसके अलावा दोस्तों, इसमें सिक्योरिटी पैच अपडेट हुआ था नवंबर का ही, अभी एट द टाइम ऑफ शूट यही वाला एक अपडेट आया था। हमने इसको अपडेट करके ही सारी टेस्टिंग करी है, तो हाँ, अपडेट्स ऑब्वियसली टाइमली आपको यहाँ पर मिलेंगे। उसके अलावा ऑक्सीजनOS 16 पर हमने एक पूरा वीडियो बनाया है, यहाँ पर कार्ड मिलेगा, जाके देख लेना, सब पता चल जाएगा। बैटरी की बात करेंगे दोस्तों, OnePlus का ये वन ऑफ द फर्स्ट फोन है जिसमें आपको 7400 mAh की बैटरी मिलती है। मतलब ये पहला OnePlus का फोन है जिसमें इतनी हाई कैपेसिटी की बैटरी दी है, और 80 वॉट का आपको एडेप्टर बॉक्स में मिलता है। चार्जिंग जो है ना वो सेम है 13R की तरह, हाँ, लेकिन बैटरी अपग्रेड हुई। 13R में आपको अराउंड 6000 मिल रही थी, इसमें 7400, मतलब 1400 mAh ज्यादा देखने को मिलती है। अगर पहले चार्जिंग की बात करें तो भाई देखिए, आधे घंटे के आसपास ये 50% चार्ज होता है, और लगभग सवा घंटा लगता है, सवा घंटे से थोड़ा ज़्यादा लगता है इसको फुल चार्ज होने के लिए। लेकिन यहाँ पर पहले अगर मैं मल्टीमीडिया की बात करता हूँ, तो हमने यहाँ पर 4K वीडियो यूट्यूब पर फुल ब्राइटनेस पे, फुल रिफ्रेश रेट पर लगाकर छोड़ दिया था, और इस पे दोस्तों 10 घंटे का टेस्ट किया, 40% ड्रॉप हुआ, 60% रिमेनिंग था। ऑन एवरेज मैं आपको क्लियर बता दूं, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस इस फोन में बहुत अच्छा रहेगा। सुबह एक बार आपने चार्ज कर लिया, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, पूरा दिन अगर आप इसमें नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, यूट्यूब वगैरह देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आराम से टिकेगा आपको
एंड ऑफ द डे ही या फिर नेक्स्ट डे चार्ज करना पड़ेगा। तो मल्टीमीडिया तो इसमें बहुत अच्छा चलेगा। हमने इसमें हैवी यूज़ किया, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, 4K वीडियो, ये वो बहुत सारा काम किया जो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। आप इतना नहीं करोगे जितना हम करते हैं। यहाँ पर हमने इसमें लगभग अगर आप देखोगे तो स्क्रीन ऑन टाइम जो था ना वो 9 घंटा 17 मिनट के आसपास था। 98% ड्रॉप हो चुका था, सिर्फ 2% बची थी। ये 2% भी समझ लो 9.5 घंटा या पौने 10 घंटे तक जाएगा। और सेम चीज़ हमने OnePlus 13R में भी किया था और उसमें हमें लगभग 8 आवर्स और 47 मिनट्स समथिंग जो है वो स्क्रीन ऑन टाइम मिला था। I mean, वो 6000 mAh के हिसाब से वो जस्टिस कर लेता है क्योंकि उतना होना चाहिए। 7400 के हिसाब से मुझे लगता है कि इस फोन में एटलीस्ट 10 आवर्स तो होना चाहिए या 10.5-11 घंटे के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम होना चाहिए था। बट स्टिल ये भी बुरा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर खुद के लिए मिक्स्ड यूसेज नॉर्मल यूज़ करेंगे तो 1 से 1.5 दिन आपको बैकअप मिलेगा। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हाई कैपेसिटी की बैटरी है तो बैटरी को थोड़ी और बेटर ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। कैमरे की बात करते हैं, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पार्ट ऑफ द वीडियो, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि भाई इसका कैमरा डाउनग्रेड हुआ है और 13R के मुकाबले कैसे है। तो हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, खास करके इस वाले पार्ट के लिए हमने अलग से 2 से 3 दिन टेस्टिंग करी है आपको बताने के लिए कि एग्जैक्टली हमें क्या फील हुआ है इसके कैमरे में। अपग्रेड डाउनग्रेड अभी आपको बताते हैं। देखिए जो प्राइमरी सेंसर है OnePlus 15R में वो आपको 50 मेगापिक्सल का है, IMX 906 वाला सेंसर है विद OIS। जबकि 13R में भी 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी था लेकिन वो LYT 700 वाला सेंसर था। ऑब्वियसली इसका जो सेंसर है प्राइमरी का वो आपको अपग्रेडेड मिलता है, लेकिन वहां पर आपको अलग से 50 का टेलीफोटो भी मिल रहा था और फिर 8 का अल्ट्रा वाइड था। यहाँ पर अब टेलीफोटो बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पर एक कॉस्ट कटिंग कर दी गई है जो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था। एटलीस्ट अगर अल्ट्रा वाइड नहीं भी देते तो टेलीफोटो भी दे देते तो बेटर रहता था, क्योंकि टेलीफोटो मेरे हिसाब से ज़्यादा यूजफुल सेंसर है। हाँ, हर जगह पर हर टाइम यूज़ नहीं होता है, बट बहुत जगहों पर बहुत ज़्यादा काम भी आ जाता है। बट स्टिल ये एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। बट यहाँ पर फिर जो सेकेंडरी सेंसर बच जाता है वो अल्ट्रा वाइड है, और यहाँ पर अगर 8 मेगापिक्सल की जगह 50 दे देते तो भी कहीं ना कहीं एक जस्टिफिकेशन हो जाता है। बट यहाँ पर भी सिर्फ 8 मेगापिक्सल का ही उन्होंने अल्ट्रा वाइड रखा है, सिर्फ 2 ही सेंसर आपको पीछे ऐसे मिल रहे हैं। बाकी उसके अलावा 4K 120 FPS आपको वीडियो मिल जाता है, एक अपग्रेड हुआ है। 13R में मैक्स 4K 60 FPS पे आप वीडियो शूट कर सकते थे। सेल्फी की बात करें तो भाई देखिए यहाँ पर 32 मेगापिक्सल है, 13R में 16 मेगापिक्सल है। लेकिन नंबर्स मेरे लिए मैटर नहीं करता है, ऑप्टिमाइजेशन मैटर करता है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। हाँ, लेकिन वीडियो के अंदर यहाँ पर आप इंप्रूव्ड हुआ है, सेल्फी में 4K 30 FPS कर दिया है, 13R में फुल HD 30 FPS था। बाकी दोस्तों अगर मैं डे के आपको सबसे पहले कुछ फोटोज दिखाता हूँ, हमने पोर्ट्रेट फोटोज लिया था। मैं आपको एक नॉर्मल पोर्ट्रेट फोटो दिखा रहा हूँ। इसमें साफ अगर आप देखते हैं, देखिए इसमें ना डिस्प्ले पे भी फर्क आता है। बहुत सारे लोग आप जो मेरे फोटोज देख रहे हैं ना, सबके डिस्प्ले अलग अलग है। मैं फिर भी गूगल ड्राइव की लिंक जो दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके भी आप अपने PC वगैरह में, लैपटॉप्स वगैरह में डाल के देखो तो शायद वहाँ से आपको सही पता चलेगा। लेकिन हमने जितना एक्सपीरियंस किया उसके बारे में बता रहा हूँ। मुझे यहाँ पर 13R के फोटोज थोड़े ज़्यादा वार्म लगे थे और थोड़े से ब्राइट लगे थे। इसके मुकाबले 15R डे में पोर्ट्रेट में अच्छा काम कर रहा था, थोड़े नेचुरल टोन इसने मेंटेन किया था। आई थिंक ये थोड़े से बेटर लगे मुझे कंपेयर टू 13R के, अगर ह्यूमन पोर्ट्रेट की यहाँ पर डे में बात करते हैं। लेकिन उसके अलावा दोस्तों अगर कलर्स की बात करें तो सेम चीज़, अगर आप ये फ्लावर देखते हैं, ये वाइट कलर है लेकिन 13R में ना वार्म दिखता है, 15R में इंप्रूव्ड हुआ है। आप साफ देख सकते हैं इसने वाइट को वाइट करके मेंटेन किया है। ये भी मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि इन्होंने कलर्स में, अगर आप फ्रूट्स के भी देखते, 13R थोड़ा बूस्ट करता है, ब्राइट करता है, 15R नेचुरल टोन मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ पर जो डिटेल मैक्स इंजन जो बोल रहे हैं OnePlus, वो समवॉट काम करती है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। अगर ये वाला बिल्डिंग भी देखते हैं आप तो इसमें भी साफ दिख रहा है 13R में थोड़ी सी येलो हो गई है, 15R में एकदम नेचुरल है। इनफैक्ट अगर आप स्काई पर भी फोकस करते हैं, जो डायनामिक रेंज है इस मामले में आपको 15R का बेटर दिख रहा होगा साफ, 13R का वैसा नहीं है, पूरा वाइट हो गया है। सेल्फी में भी यहाँ पर डे में हमने थोड़े चेंजेस देखे हैं, आप देख सकते हैं दोनों में यहाँ पर क्वालिटी तो अच्छी है, इनफैक्ट डिटेलिंग भी अच्छी है। बट 13R देखेंगे थोड़ा सा फेस को ब्राइट करता है, स्किन टोन को ना चेंज कर देता है। जो 15R है वो एग्जैक्ट स्किन टोन को मेंटेन किया है। और साथ में 15R में एक फायदा इस बार अब ये भी है कि आपको एक जूम वाला ऑप्शन भी मिलता है सेल्फी में, जो 13R में नहीं था। तो आप थोड़ा और बेटर सेल्फीज मतलब डिटेल में यहाँ पर निकाल सकते हैं। लेकिन स्लो मोशन में अगर 720p की बात करते हैं तो यहाँ पर OnePlus 15R और 13R दोनों सेम है, इस रेजोल्यूशन पर 480 FPS आपको मिल जाता है, जो आप देख सकते हैं। ज़्यादा डिफरेंस मैंने नोटिस नहीं किया, बट जैसे कि मैंने बताया 4K 120 FPS जो एक एडवांटेज है वो आपको OnePlus 15R में मिल जाता है।
बाकी रियर वीडियो देखेंगे तो दोनों में मुझे ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला, बट यहाँ पर डेफिनेटली 15R ने अपने स्टेबलाइजेशन पे बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पर कोई भी स्टटर और जिटर नहीं है। OnePlus 13R में अगर आप गौर से देखेंगे तो वीडियो के दौरान डे में थोड़ा सा जब स्टेप्स लेते हैं ना तो वीडियो में थोड़ा सा ऐसा हिल जाता है, थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन में इश्यूज रहते हैं, जो यहाँ पर कहना है कि उन्होंने OnePlus 15R में इंप्रूव किया है। और सेल्फी वीडियो देखते हैं तो एज सच मुझे यहाँ पर दोनों में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला था। लेकिन एक डिफरेंस कहाँ पर आया था जो मुझे 15R अच्छा नहीं लगा इस मामले में, वो था ऑब्वियसली जूम फोटोज। अगर आप ये वाला फोटो देखते हैं यहाँ पर जो इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, देखिए दोनों में आपको 20 टाइम्स मैक्स जूम दिया गया है, लेकिन ऑब्वियसली जो 13R का जूम है ना वो टेलीफोटो का सपोर्ट लेके दिया है। यहाँ पर टेलीफोटो है नहीं, ये पूरा डिजिटली काम किया गया है ना 15R में, इसीलिए इस वाले फोटो में अगर आप देखोगे 13R बेटर यहाँ पर क्लैरिटी में फोटोज लेता है, 15R मार खा जाता है। और हमने यही सेम चीज नाइट में भी देखा था, और नाइट में भी आप देख सकते हैं साफ है यहाँ पर 13R अच्छे जूम फोटोज ले लेता है, क्योंकि उसका वो पूरा फायदा ले रहा है टेलीफोटो का, जहां पर 15R में है ही नहीं, इसीलिए वो इस तरीके से काम कर रहा है। बाकी ऑटो फोकसिंग मुझे दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला, दोनों ही काफी अच्छे से कोई भी चीज को फोकस कर लेते हैं। साथ में नाइट पोर्ट्रेट की बात करेंगे तो भाई देखिए 13R जो है ना वो आपको इसमें भी देखेंगे साफ दिख रहा है, थोड़ा सा फोटो को बूस्ट करता है, थोड़ा ब्राइट करने की कोशिश करता है और थोड़ा वार्म हो जाता है। वो क्या करता है, जो एनवायरमेंटल जो लाइट्स है उसको अडेप्ट कर लेता है, जो कि होना नहीं चाहिए, बट 15R ऐसा नहीं करता है। 15R देखेंगे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी, थोड़ा सा नेचुरल टोन मेंटेन किया है, कहीं ना कहीं मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा। और इनफैक्ट कुछ कुछ फोटोज में ना 13R पे अगर आप गौर करते हैं एज डिटेक्शन के इश्यूज है, जबकि 15R में ये नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगा बेटर है। और हाँ, थोड़े बहुत जो पोर्ट्रेट में नाइट में जो फ्लैर्स रहते हैं ना वो OnePlus 13R कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पा रहा है, जो आप सर के ऊपर देख सकते हैं। 15R में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी। बाकी एज सच इन जनरल अगर फ्लैर्स की बात करते हैं नॉर्मल फोटोज में तो आई थिंक दोनों ही ठीक थे, बट 13R थोड़ा सा बेटर था। और अगर घोस्टिंग की बात करें तो भाई दोनों ही फोन्स में काफी आप देखेंगे स्काई पे दिखाई दे रहे थे। बाकी नॉर्मल पोर्ट्रेट की सेल्फी की बात करते हैं अच्छी लाइटनिंग कंडीशन में तो वही देखेंगे 13R ज्यादा वार्म रहता है, 15R नेचुरल रहता है। लेकिन अगर आप थोड़े डार्क एनवायरनमेंट में जाते हैं तो यहाँ पर 13R के जो डिटेल्स थी फेस पे वो मुझे थोड़ी बेटर लगी थी, क्योंकि यहाँ पर इसने अच्छी ऑप्टिमाइजेशन की। 15R थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टॉर्ट रहता है, नॉइस काफी ज्यादा मिलती है अगर आप डार्क कंडीशन में 15R से सेल्फीज लेते हैं। नाइट वीडियो की अगर बात करते हैं रियर में तो दोनों में आप देखेंगे क्वालिटी अच्छी है, बट 13R थोड़ा सा वार्म है और थोड़ा सा यहाँ पर स्टेप्स लेने पर जिटर होता है। 15R नेचुरल है और 15R के वीडियोस थोड़े ज्यादा स्टेबल है, जो मुझे यहाँ पर इन दोनों में से अगर कहूँ तो मुझे 15R इस मामले में थोड़ा बेटर लगा था। और नाइट सेल्फी वीडियो की बात करेंगे तो भाई देखिए दोनों ही मुझे ठीक लगे, बट दोनों में से अगर मैं बोलूँ तो 15R मुझे थोड़ा सा बेटर लगा था। गूगल ड्राइव की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, होपफुली मैंने सारी चीजें बता दिया कि कैमरे में क्या सीन है, फिर भी गूगल ड्राइव की लिंक डाला हो, वहां जाके आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। और बताइए 13R 15R में आपको क्या लगता है कैमरे को लेकर। बाकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो भाई देखिए ये वन ऑफ द फर्स्ट फोन है जिसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 का इस्तेमाल किया है। चलो यहाँ पर कोई कंप्लेंट्स नहीं है, ये बहुत अच्छी चिपसेट है, जहां पर इसमें आपको ये 3nm पर मिलती है। ऑब्वियसली 13R में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 था, ये अच्छे से अपग्रेड करके दिया है। और मोर ऑफ लाइक जैसे कि मैंने भी बताया था आपको पहले, OnePlus जो है ना अपने अब जो भी फोन्स लॉन्च कर रहा है ज्यादा गेमिंग पे फोकस कर रहा है ना। एक टाइम पे ऑलराउंडर होता था, अलग एक्सपीरियंस मिलता था, वैसा नहीं है, अब वो थोड़ा परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन पे ज्यादा टारगेट कर रहा है। वैसे ही यहाँ पर भी कुछ है। देखिए इसमें आपको सबसे पहले बता दूं, हमने एंटूटू किया, क्लोज टू 3 मिलियन तक जा रहे थे। ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 ऐसे तो ऑन पेपर्स काफी पावरफुल लग रही है, जहां पर इसकी अगर आप थर्मल्स की बात करें तो ये अराउंड 48 डिग्री गया था, तो ज्यादा हीट हो रहा था। उसके अलावा CPU थ्रॉटलिंग के इश्यूज थे, 60% था, ज्यादा नहीं था, तो ये थोड़ा फिक्स्ड किया जा सकता है। बाकी इसमें ज्यादा हीट नहीं हुआ, अराउंड 43 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन जब हमने 3D मार्क किया, स्टेबिलिटी तो ठीक था, बट यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। अब इस सिनारियोस में मैं आपको कुछ चीज क्लियर कर देता हूं। ये जितने भी फोन्स इसके अलावा मैंने टेस्टिंग करे हैं, चाहे वो डायमेंसिटी 94, 9500, इनफैक्ट स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5, स्नैपड्रैगन 8 Elite, कोई भी चिपसेट्स क्यों ना हो, इस वाले पार्ट में ज्यादातर फोन्स को मैंने देखा है कि वो 48 के ऊपर 50 तक चले गए। इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्टिकुलर फोन बहुत ओवर हीट होता है। ये जो सेक्शन है ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए होता है, इससे हम एक पर्टिकुलर फोन को जज नहीं करते, बताने के लिए कि अगर आप ज्यादा स्ट्रेस डाल देंगे, बहुत कुछ कर देंगे, तो ये कितना हीट हो सकता है। लेकिन ऑन एवरेज अगर आप इस फोन का इस्तेमाल करते हैं गेम खेलने के लिए, 1-2 घंटा खेल लो, दिन भर यूज कर रहे हैं, ये फोन ओवर हीट नहीं होता है, ये चीज मैं क्लियर कर रहा हूं। उसके अलावा अगर गेमिंग की बात करें तो भाई देखिए इसमें 165 हर्ट्ज का पूरा मजा आपको मिल रहा है। तो भाई देखिए BGMI फ्रेम रेट इंटरपोलेशन से वो चला जाता है 165 FPS। लेकिन यहाँ पर अगर आप मैक्स देखते हैं तो अच्छा है, बट एवरेज भी बहुत अच्छा है, जो साफ दिख रहा है 150 के ऊपर है। साथ ही साथ कॉल ऑफ ड्यूटी भी नेटिव 165 FPS है, इसमें भी एवरेज 150 के ऊपर है।
फिर उसके साथ साथ जेंशिन इंपैक्ट भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जेंशिन इंपैक्ट भी एवरेज देखते हैं 85 है, वैसे मैक्स 120 तक जाता है। तो यहाँ पर जेंशिन इंपैक्ट काफ़ी कम ऐसे फ़ोन्स है जो एंड्रॉइड के अंदर इतना हाई FPS दे रहे, ये उनमें से एक है। साथ में रेड डेड रिडेम्पशन भी हमने टेस्ट किया और ये भी अगर आप देखेंगे एवरेज काफ़ी अच्छा था 28 के पास और ये स्मूथ एक्सपीरियंस दे रहा था। इसमें वैसे हमने खेला, ज़्यादा कोई लैग स्टटर हमने नोटिस नहीं किया था। हमने वुदरिंग वेव्स भी ट्राई किया, ये भी बहुत पावरफुल गेम है। इसमें भी अगर आप देखते तो एवरेज 53 था, कांस्टेंट फ्रेम रेट्स मेंटेन्ड है। इस मामले में मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ इस फोन में परफॉर्मेंस गेमिंग के वक्त सुपर है। साथ ही साथ इसमें ज़्यादा गेम के वक्त हीट भी नहीं हो रहा था। मैं आपको बता दूं 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच में सारे गेम्स हमने 1 से 1.5 घंटा खेला और नॉन स्टॉप खेल रहे थे। एक दिन में 2 गेम, एक दिन में 3 गेम, मतलब कम से कम 3 से 4 घंटे का हमारा पूरा ये टारगेट था, इतना गेम्स खेलना इसमें। उसके बाद भी ये फ़ोन हीट नहीं कर रहा था, ओवर हीट नहीं कर रहा था। तो ऐसे जितना तो मैं कह सकता हूँ कि परफॉर्मेंस जो है गेमिंग से रिलेटेड, थर्मल से रिलेटेड इस फोन में काफ़ी अच्छी है। साथ ही साथ LPDDR5X आपको मिल रहा है और UFS 4.1 है। बस UFS में पिछले साल 13R में 4 था, इधर 4.1 हो गया है और इन्होंने कुछ क्रियो वेलोसिटी कूलिंग वूलिंग ये सब दिया है। खैर वो तो ठीक है। इसके हमने सीक्वेंशियल रीड राइट स्पीड्स वगैरह देखे, सब कुछ अच्छा है। अब डे टू डे लाइफ के जितने भी टास्क आप इस फोन में कर रहे हैं ना, ये फ़ोन अच्छा चलता है, बहुत स्मूथ परफॉर्म करता है। ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग बढ़िया है। बट जब आप लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर रहे हैं और फिर आप कोशिश करेंगे कोई भी ऐप को दोबारा ओपन करने की, तो काफ़ी सारे ऐप्स हमने देखे कि वो रीलोड लेते हैं। तो रैम मैनेजमेंट एज सच जो है ना वो इतना बेटर नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ फिक्सेस होने चाहिए थोड़ा और इसको भी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। बाकी दोस्तों डिज़ाइन की अगर बात करें तो भाई मुझे ठीक लगा, मतलब एकदम सिंपल मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है। 13R एकदम अलग था, ये थोड़ा सा अलग हो गया है। आपको पीछे यहाँ पर ग्लास बैक मिलता है, एल्यूमिनियम फ्रेम्स मतलब मेटल फ्रेम्स के साथ आता है। चलो ये बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर अच्छी है। उसी के साथ साथ IP66, 68, 69, 69K, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई है। बाकी अंडर डिस्प्ले को अपग्रेड किया है, 13R में ऑप्टिकल था तो यहाँ पर अल्ट्रासोनिक कर दिया है। चलो ये ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली USB पोर्ट वही सेम है 13R की तरह, USB 2 वाला। इसको अपग्रेड करना ही चाहिए था, क्योंकि हमने यहाँ पर इसमें लगभग अगर आप देखें कि 4.5 GB के आसपास कोई फाइल थी, वो ट्रांसफ़र करने की कोशिश करिए और भाई 7 मिनट लग गए। यही एक प्रॉब्लम है USB के 2 वाले पोर्ट पे। अगर ये USB 3.2 होता तो ये 1 मिनट के अंदर ही या 1 मिनट के आसपास हो जाता था। तो एक पेन रहेगा आपको जब भी कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी है अपने SSD से या PC से लगाकर। तो आई थिंक ये मुझे बहुत बुरा लगा। बाकी डुअल स्पीकर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, स्पीकर्स की क्वालिटी अच्छी है। आपको डुअल माइक दिया गया है डुअल सिम में, लेकिन ई सिम की यहाँ पर कोई बात नहीं हुई है। बाकी उसके अलावा डिफरेंट कलर्स आपको मिलते हैं, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए। और हाँ, आपको साथ में एक स्पेशल की भी यहाँ पर मिलता है, वही उनका AI वाला, और उसमें आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स भी देखने को मिलते हैं, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि OnePlus 15 में था, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी मिलती है। X एक्सिस लीनियर मोटर है, मैं डेफिनेटली कहूँगा इसके हैप्टिक्स आपको अच्छे देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर कोई कंप्लेंट्स नहीं है। और हाँ, IR ब्लास्टर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बाकी 13 5G बैंड्स आपको मिलते हैं, जो कि मुझे बेसिक लगे, फिर भी मेन स्ट्रीम कवरेजेस है। Wi-Fi 7 है, अलग से G2 चिप दिया है, साथ में ब्लूटूथ का 6 वर्जन है, NFC भी आपको मिलता है, सारे सेंसर्स दिए गए। हमने यहाँ पर थोड़ा टेस्टिंग करी है, बैड कंडीशन में, जितना बुरे कंडीशन में आप जाते हैं 30-35 के बीच में रहता है स्पीड, और अच्छे कंडीशन में 200 के आसपास जाता है। ये हमारी टेस्टिंग है, हमारा लोकेशन है, भाई आपका सबका अलग होगा। बट फिर स्टिल एक चीज़ मैं कहूँगा, ऐसे कुछ नेटवर्क ड्रॉप्स, कॉल ड्रॉप्स और सिग्नल ड्रॉप ऐसे ज़्यादातर हमें कोई इश्यूज देखने को नहीं मिले थे। अब बात करते हैं दोस्तों प्राइस की, फाइनल ओपिनियन की। तो भाई देखिए 12 to 56 बेस वेरिएंट है, अच्छा लगा उन्होंने 13R की तरह चूज़ किया। 8 GB वाला कोई गेम नहीं खेला। फिर एक 12 512 आपको मिलता है, स्टार्ट होता है 47,999 से विदाउट ऑफर के साथ ये 45 तक चला जाता है, लेकिन सबके पास कार्ड नहीं होता, इसके लिए 47,999 को कंसिडर करते हैं। बट मुझे ये प्राइस सही लग रही है। मैं आपको बताता हूँ 2026 की कंडीशन बहुत बुरी होने वाली है, ट्रस्ट मी गाइस। अभी मैं आपको क्या बोलूँ, मैंने ऐसे 2 फ़ोन अभी देखा है मेरे ऑफिस में आए हुए, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, इतने बेकार फीचर्स और इतनी हाई प्राइस। उसके मामले में ये देवमानस है, ट्रस्ट मी, मैं सच बोल रहा हूँ। 2026 बहुत बुरा होने वाला है। वो तो सिर्फ 2 फ़ोन अभी देखा है, मुझे अभी से 6 महीने की रिपोर्ट आ गई है कि क्या होने वाला है इंडिया के अंदर इन टर्म्स ऑफ स्मार्टफोन लॉन्चेस एंड देयर प्राइजेस। बहुत ख़राब हाल होने वाला है। उसके बीच में मुझे लगता है कि इन्होंने एटलीस्ट कोशिश करा 50 के नीचे रखने की। हाँ, कमियां हैं, जो था वो बता दिया मैंने, क्या अच्छा है क्या नहीं है, बट स्टिल। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अभी जो 2026 का सेल होता है और उसके नीचे उस सेल के दौरान 45,000 या उसके नीचे तक आ जाता है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ओवरऑल यही मेरा एक फुल एंड फाइनल ओपिनियन है OnePlus 15R को। लॉन्ग टर्म वीडियो रहेगा तो आपको मैं बनाकर बता दूंगा। बाकी इसके बारे में आपको जो भी कहना है कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर इनकेस कोई कंपैरिजन देखना है
मुझे बताना, हम लेके आएंगे। लाइक, सपोर्ट, सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।